प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे महासागरीय लवणता के बारे में। महासागरीय लवणता क्या है, महासागरीय लवणता का महत्व क्या है, महासागरों में मुख्य लवण कौन कौन से हैं, महासागरों में लवणता का वितरण, महासागरों में लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, इन सब की आज चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम परिभाषा देते हैं कि महासागरीय लवणता क्या है। बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। 1 किलोग्राम पानी, मान लीजिए आपने महासागर या सागर का ले लिया, समुद्र का ले लिया। 1 किलोग्राम पानी में जितने ग्राम लवण होंगे वो होगी महासागरीय लवणता। इसको थोड़ा सा दूसरी शब्दावली में भी कहा जा सकता है। प्रति 1000 ग्राम महासागरीय जल में उपस्थित ग्राम लवणता महासागरीय लवणता कहलाती है। सरल भाषा में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि 1 किलोग्राम पानी में कितने ग्राम लवण है, वो महासागरीय लवणता होती है। इस लवणता को प्रतिशत में व्यक्त नहीं करते, जैसा कि अभी मैंने बताया है कि 1000 ग्राम में कितने ग्राम लवण है। सीधा सा अर्थ है कि 1000 ग्राम पर थाउजेंड, हम पर थाउजेंड में एक्सप्रेस करेंगे, प्रति 1000 में एक्सप्रेस करेंगे। और प्रति 1000 का ये आपका सिंबल है प्रतिशत में, ये दोनों तरफ एक जीरो, उधर एक जीरो, यहां 2 जीरो होती हैं। तो इसको प्रतिशत में व्यक्त ना करके प्रति 1000 में व्यक्त किया जाता है। महासागरों की औसत लवणता 35 प्रति 1000 है। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि महासागरों का अगर हम 1 किलो जल ले लेंगे तो उसमें 35 ग्राम लवण मिलेंगे। लवणता का हम अध्ययन क्यों करते हैं? क्यों? It not only affects the marine organism and plants community in the oceans, but the physical properties of water like density, pressure, wave, etc. is also affected. यानी जो लवणता है महासागरों में न केवल समुद्री जीवों को और समुद्री वनस्पति को प्रभावित करती है, बल्कि महासागरीय पानी का घनत्व, उसका दबाव और जो समुद्री धाराएं हैं, समुद्री तरंगे हैं, वो भी इससे प्रभावित होती हैं। लवणता के कारण महासागरीय जल का उबलांक बिंदु और हिमांक बिंदु भी प्रभावित होता है। यदि महासागरों में लवणता ज्यादा होगी, उसका हिमांक बिंदु भी और कम होगा। हम कहते हैं ना कि 0 डिग्री पर पानी जम जाता है, तो हो सकता है 0 डिग्री पर ना जमे, -1 पर जमे, -2 पर जमे, -3 पर जमे। यानी जितनी अधिक लवणीय पानी होगा उतना ही हिमांक बिंदु नीचे चला जाएगा। यानी जो लवणीय पानी है वो धीमी गति से जमेगा। दूसरा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, उबलांक बिंदु है, वो भी बढ़ जाएगा। कहते हैं पानी 100 डिग्री पर उबल जाता है। अगर लवणता ज्यादा होगी तो हो सकता है वो 100 डिग्री से 101 पर, 102 पर, 103 पर, 104 पर, 110 पर उबले। उबलांक बिंदु भी बढ़ जाएगा, हिमांक बिंदु भी कम हो जाएगा अधिक पानी, यदि पानी में लवणता ज्यादा होगी। इसके अतिरिक्त पानी से वाष्पीकरण, वो भी लवणता के कारण प्रभावित होता है। यदि लवणता पानी में अधिक होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। अब है कि महासागरीय जल में मुख्य लवण कौन कौन से हैं। इस टेबल में लवणों की मात्रा लिखी गई है। यहां लवण लिखा है, साल्ट कितना है, साल्ट का प्रकार लिखा है, परसेंटेज ऑफ टोटल साल्ट, यानी जितना साल्ट पाया जाता है उस टोटल साल्ट में से, जितना साल्ट पाया जाता है उस टोटल साल्ट में से सोडियम क्लोराइड जो तत्व है वो 77.8% है,
मैग्नीशियम क्लोराइड तत्व की मात्रा कुल लवणों का 10.9% है। मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%, पोटेशियम सल्फेट 2.5%, और जो अन्य लवण हैं बाकी बचे वो 0.5% बच गए। यानी 5 मुख्य लवण हैं और अन्य लवण बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे अधिक जो लवण पाया जाता है पानी में वो सोडियम क्लोराइड है, लगभग 78% है ये। अब लवणता समुद्री पानी में, महासागरीय पानी में कहां से आती है? तो विद्वान मानते हैं कि जो मुख्य रूप से लवणता का कंट्रीब्यूटर है, मुख्य रूप से लवणता नदियों से आती है, या वोल्केनिक एश, ज्वालामुखी राख, इससे लवणता समुद्री पानी में आती है। आगे है कि फैक्टर्स कंट्रोलिंग सैलिनिटी इन ओशंस, महासागरों में लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक या प्रभावित करने वाले कारक भी कह सकते हैं, नियंत्रित करने वाले कारक भी कह सकते हैं। लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक, पहला कारक है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। जितना अधिक वाष्पीकरण होगा, जिन समुद्रों में अधिक वाष्पीकरण होगा उन समुद्रों में उतनी ही अधिक लवणता पाई जाएगी, उतनी ही अधिक सैलिनिटी होगी। और जिन समुद्रों में कम वाष्पीकरण होगा उनमें कम लवणता पाई जाएगी। अधिक वाष्पीकरण अधिक लवणता, कम वाष्पीकरण कम लवणता। क्यों? क्योंकि जब पानी इवेपोरेट होता है, जब पानी वाष्पीकृत होता है, तो वाष्पीकरण की क्रिया में लवणता, जो लवण है वो पानी के साथ उड़कर नहीं जाते, वो पीछे ही रह जाते हैं। कहां रह जाते हैं? समुद्री पानी में रह जाते हैं। यानी पानी उड़ गया, लवण समुद्री पानी में रह गए, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया कि जहां अधिक वाष्पीकरण हुआ, लवण पीछे रह गए, वो पानी में ही रह गए, वो पानी अधिक लवणीय हो जाएगा। यदि हम संपूर्ण ग्लोब पर लवणता की बात करें इस बिंदु के अनुसार, वाष्पीकरण के बिंदु के अनुसार, तो सबसे ज्यादा लवणता उपोष्ण कटिबंध में देखने को मिलती है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो। इन उपोष्ण कटिबंध में अधिक लवणता क्यों देखने को मिलती है? तो वैसे तो देखा जाए तो वाष्पीकरण कहां ज्यादा होगा? जहां तापमान ज्यादा होगा। तापमान कहां ज्यादा है? भूमध्यरेखीय क्षेत्र में, उपोष्ण क्षेत्र में, यहां दोनों जगह तापमान ज्यादा है, परंतु अधिक लवणता उपोष्ण क्षेत्रों में मिलेगी, सब ट्रॉपिकल एरियाज में मिलेगी। सब ट्रॉपिकल एरिया में, दक्षिणी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में, दोनों में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि सब ट्रॉपिकल एरियाज में, उपोष्ण क्षेत्रों में, जैसा कि जब आपको वायुदाब पेटियां बताया उस समय बताया गया था कि इन अक्षांशों में उपोष्ण कटिबंध में ऊपर से वायु नीचे की ओर उतरती है, और जब वायु डिसेंड होती है, नीचे की ओर उतरती है, ये गर्म हो जाती है, गेट हॉट एंड ड्राई, ये गर्म हो जाती है और इसमें शुष्कता बढ़ जाती है। और जब वायु यहां उपोष्ण कटिबंध में नीचे उतरेगी, उतरते समय गर्म होगी, इसमें शुष्कता बढ़ जाएगी। शुष्कता बढ़ जाएगी तो अंडरस्टूड है, स्वाभाविक है कि इवेपोरेशन ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। यही बात दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में यही है, एयर डिसेंड्स, गेट हॉट एंड ड्राई, यानी वायु नीचे उतरेगी, उतरते समय वो गर्म होगी, शुष्क होगी, तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो इन क्षेत्रों में वायु के नीचे उतरने के कारण वो शुष्क हो जाती है, अधिक वाष्पीकरण होता है। जबकि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं वहां पर चाहे तापमान ज्यादा हो, अधिक वाष्पीकरण नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इन क्षेत्रों में बादल छाए रहते हैं और बादल के कारण वाष्पीकरण नहीं होता। दूसरा बिंदु है, क्या पढ़ रहे हैं हम? महासागरों में लवणता को नियंत्रित करने वाले अथवा प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा है प्रेसिपिटेशन, वृष्टि। जिन सागरों, महासागरों में अधिक वृष्टि होगी, अधिक बारिश होगी, तो उनमें लवणता कम पाई जाएगी। जिन सागरों, महासागरों में अधिक बारिश होगी, अधिक वर्षा होगी, वहां लवणता कम पाई जाएगी।
और जिन महासागरों में कम बारिश होगी वहां लवणता अधिक पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्षा के समय फ्रेश जल, ताजा जल जो कि कम सैलाइन है, जो कि कम लवणीय है, वो सागरों अथवा महासागरों में चला जाता है। वर्षा होती है, वर्षा का पानी कम लवणीय है, बहुत कम लवणीय है, तो बहुत कम लवणीय पानी जब अधिक लवणीय पानी में मिलेगा उसकी लवणता भी कम कर देगा। अपने जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं वहां पर कम लवणता पाई जाती है। कम लवणता क्यों पाई जाती है? क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में लगभग प्रतिदिन बारिश होती है, इसलिए यहां पर ताजा जल भूमध्य रेखीय क्षेत्र में के समुद्रों में ताजा जल निरंतर समुद्र में मिलता रहता है, इसलिए इन क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में लवणता कम पाई जाती है। जबकि जो उपोषण क्षेत्र है, ये जहां लिखा है ना हाई सैलिनिटी ड्यू टू लो रेनफॉल, ये बेल्ट मैंने रंग करना था, भूल गया मैं इसमें। तो ये जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, उपोषण क्षेत्र है, सब ट्रॉपिकल रीजन इसमें लिखा नीचे भी है, यहाँ पर जो लवणता है अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ वर्षा द्वारा कम जल, कम ताजे जल की आपूर्ति होती है, क्योंकि वर्षा एक नामात्र की होती है, वर्षा ही यहाँ पर नगण्य होती है। तो वर्षा अधिक होगी तो अधिक लवणता, अधिक लवण जो अधिक लवणीय जल है वर्षा के जल से मिलकर कम लवणीय हो जाएगा। तीसरा बिंदु है, तीसरा पॉइंट है इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर। नदियों द्वारा ताजे जल की आपूर्ति, या नदियों के जल का समुद्रों में प्रवेश कह लीजिए, मिलना कह लीजिए, या नदियों द्वारा समुद्रों में ताजे जल की आपूर्ति कह लीजिए। यद्यपि नदियां अपने पानी के साथ काफी मात्रा में लवण लाती हैं, फिर भी जो नदियों का पानी है समुद्री पानी की तुलना में कम लवणीय होता है। अब नदियों का कम लवणीय पानी जब समुद्रों में डलेगा तो मुहानों के आसपास के समुद्र कम लवणीय हो जाएंगे। क्यों? मुहानों के आसपास इसका प्रभाव ज्यादा क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि वहां भारी मात्रा में पानी डाला जा रहा है। चाहे गंगा नदी का मुहाने की लवणता देखें, अमेजन नदी, कांगो नदी, नाइजर नदी, इन नदियों की अगर हम अध्ययन करेंगे महासागरीय जल की लवणता का, इनके मुहानों पर कम लवणता पाई जाती है या पाई गई है। एग्जाम्पल और भी हैं। इसका प्रभाव जो बंद समुद्र है या अर्धबंद समुद्र है, इसका प्रभाव नदियों का समुद्र के जल में मिलना, यानी नदियों के जल का समुद्र में जल में मिलने का प्रभाव जो अर्धबंद समुद्र हैं या झीलें हैं या बंद समुद्र अथवा झीलें हैं वहां पर अधिक देखने को मिलता। दो उदाहरण यहां मैं देना चाहूंगा। एक है बोथानिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोथानिया, जो कि बाल्टिक सी का भाग है। उसमें बहुत सारी नदियां सेकेंडेवियन देशों से गिरती हैं, और सेकेंडेवियन देशों से गिरने के कारण मुहानों के आसपास लवणता लगभग 2/1000 है, और जबकि बोथानिया की जो खाड़ी है उसकी लवणता अनुमानित 5% के आसपास है। अब ये कहां है? अभी मैं डायग्राम में आपको दिखा दूंगा। यहां क्या बिंदु चल रहा है? क्या नदियों के जल का प्रभाव महासागरीय लवणता पर पड़ता है? हाँ, पड़ता है, क्योंकि महासागरों में नदियों का कम लवणीय पानी मिलकर मुहानों के पास लवणता कम कर देता। दूसरा, यह एग्जांपल ये दिए जा रहे हैं कि इसका प्रभाव जो बंद समुद्र हैं, बंद झीलें हैं, जो लैंड लॉक्ड झीलें हैं या लैंड लॉक्ड समुद्र है, सतल आवृत समुद्र हैं या सतल आवृत झीलें हैं, वहां पर इनका प्रभाव अधिक है। सतल आवृत का अर्थ है जो झीलें अथवा जो समुद्र चारों ओर स्थल भाग से घिरे हैं। पहला एग्जांपल दिया मैंने, गल्फ ऑफ बोथानिया, बोथानिया की खाड़ी में जहां नदियां गिर रही हैं उन नदियों के मुहानों के आसपास 2/1000 के आसपास लवणता है, और बोथानिया की खाड़ी की जो लवणता लगभग 5/1000 है।
और बोथानिया खाड़ी कहाँ है? ये बोथानिया की खाड़ी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के आसपास है, बाल्टिक सी का ही भाग है। दूसरा, इसी प्रकार जो दूसरा एग्जांपल यहां दिया जा सकता है, काला सागर है जो, ब्लैक सी में अनेक सारी नदियां गिरती हैं, डैन्यूब, नीस्टर, नीपर, वहां पर भी समुद्री लवणता 18/1000 देखने को मिलती है। गल्फ ऑफ, ये दो समुद्र, बाल्टिक सी और ब्लैक सी, मैं अभी डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी है जिसमें लवणता कम बताई गई है। यहां पर ये डैन्यूब, नीपर, नीस्टर, ये नदियां उत्तरी भागों से इसमें गिर रही हैं, डैन्यूब, नीपर, नीस्टर। ये ब्लैक सी लवणता कम है। ये बाल्टिक सी है, ये है बाल्टिक सी, बाल्टिक सी, और ये बाल्टिक सी के पास है गल्फ ऑफ बोथानिया। ये बोथानिया खाड़ी है, बोथानिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोथानिया। ये जो मार्कर पॉइंटर देखिए, गल्फ ऑफ बोथानिया घूम रहा है, गल्फ ऑफ बोथानिया के ऊपर। और जो ये हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से जो गल्फ ऑफ बोथानिया में अनेक नदियां गिरती हैं, स्ट्रीम्स गिरती हैं, तो इसके कारण यहाँ तो लवणता काफी कम। और भी कई फैक्टर लवणता कम होने का, परंतु यहाँ हम चर्चा केवल नदियों के संदर्भ में कर रहे हैं, तो नदियों का बिंदु ही हमने यहाँ लिया है। तीसरा पॉइंट है इसमें, प्रचलित पवने। प्रचलित पवने भी समुद्री लवणता को प्रभावित करती हैं। कैसे? समुद्री पानी में, महासागरीय पानी में ऊपरी सतह पर लवणता अधिक होती है, नीचे की सतह पर लवणता कम होती है। और जब ये प्रचलित पवने में चाहे व्यापारिक पवने हो, चाहे पछुआ पवने हो, चाहे ध्रुवीय पवने हो, जब प्रचलित पवने समुद्र के ऊपर से बहती हैं, तो किसी क्षेत्र से, जहां से वो बहना आरंभ होती है, समुद्र के किसी क्षेत्र से जहां से वो बहती हैं, उस क्षेत्र से ढेर सारा पानी दूसरे क्षेत्रों में लेकर जाती है। देखो ये मैं डायग्राम दिखाता हूं। अब यहां ये अटलांटिक महासागर का मानचित्र है। अब ये यहां व्यापारिक पवने पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं। पहला मैंने कहा कि जो समुद्र है आपका, समुद्र के ऊपरी सतह पर अधिक लवणीय पानी है। ये व्यापारिक पवने अब यहां से पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहते समय यहां से अधिक लवणीय पानी, यानी अटलांटिक महासागर के पूर्वी क्षेत्र से, पूर्वी छोर से अधिक लवणीय, ऊपर का जो पानी है जो कि अधिक लवणीय है, यहां पर जमा करती रहती हैं अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तटों पर। यहां जमा कर दिया, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में जमा कर दिया, तो यह जमा करती रहती हैं। यहां क्या होता है, ऊपरी सतह का पानी पश्चिम की तरफ चला गया, तो नीचे से कम लवणीय पानी उभर आया, तो कम लवणीय पानी नीचे से उभर आया, तो यहां लवणता कम हो गई, और यहां लवणीय पानी का ढेर लग गया। लवणीय पानी लगातार आता रहा, तो यहां लवणता अधिक हो गई। और ऐसा अनुमान है कि इसी कारण जो ये पूर्व का क्षेत्र है अटलांटिक महासागर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में जो पूर्व का क्षेत्र है, यहां पर महासागरीय लवणता 34% प्रति हजार है, जबकि मेक्सिको की खाड़ी है, यहां पर जो लवणता है 36 से 37 प्रति हजार है। ये प्रचलित पवनों के कारण ही। इसी प्रकार पछुआ पवनों के संदर्भ में भी कहा जा सकता है, पछुआ पवनों के संदर्भ में, अच्छा, पूर्वी पवनों के संदर्भ में लो सैलिनिटी, कम लवणता पूर्वी छोर पर होगी, पश्चिमी छोर पर अधिक लवणता होगी। और जबकि पछुआ पवनों के क्षेत्र में जो समुद्रों के पश्चिमी छोर हैं, वहां पर कम लवणता होगी, जबकि पूर्वी छोर पर अधिक लवणता होगी। क्यों? क्योंकि यहां से लवणीय पानी लगातार पछुआ पवनों द्वारा पूर्वी छोर पर जमा किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो समुद्री जो प्रचलित पवने हैं, वो भी महासागरीय लवणता को प्रभावित करती हैं। प्रचलित पवने एंड सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर, समुद्री जल का परिसंचरण, समुद्री जल का परिसंचरण जो पवनों द्वारा मुख्य रूप से होता है, या अन्य कारण से भी होगा। जब जल धाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगी,
वो लवणता को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगी, लवणता उससे प्रभावित होगी ही होगी। ये आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने बोला है सारा का सारा इसमें वही लिखा है। ये डायग्राम में मैंने क्लियर कर दिया है। यहां लिखा है लवणता 34 प्रति हजार, कहां, यहां पर, और 36 से 37 प्रति हजार यहां गल्फ ऑफ मैक्सिको में, और भूमध्य रेखा के उत्तर में जो जहां से व्यापारिक पवनें चलना आरंभ करती हैं महासागरों पर, वहां लवणता 34 प्रति हजार। आगे है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी और सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। लवणता का क्षैतिज अथवा पृष्ठीय वितरण, यानी लवणता कहां ज्यादा पाई जाती है क्षैतिज रूप में, कहां कम पाई जाती है। क्षैतिज वितरण की बात करते हैं जब हम, इसको हम अक्षांशीय वितरण भी कह सकते हैं। यानी कोई भी तत्व का जो अक्षांशीय वितरण कहलाता है क्षैतिज वितरण। किसी भी तत्व को हम यदि अक्षांशीय दृष्टि से अध्ययन करें तो क्षैतिज वितरण हो गया। अब इक्वल अब यहां कह तो दिया कि क्षैतिज वितरण में अक्षांश अनुसार तत्व का अध्ययन करते हैं हम। यहां समुद्री लवणता की बात है, अक्षांश अनुसार लवणता का अध्ययन करेंगे, परंतु यहां ध्यान देने योग्य बात है कि हर अक्षांश पर लवणता समान नहीं पाई जाएगी। अक्षांश के पूर्वी भागों में लवणता समुद्रों में अलग हो सकती है, पश्चिमी भागों में अलग हो सकती है। इसके अलावा लवणता जो बंद समुद्र हैं या अर्धबंद समुद्र हैं या झीलें कह लीजिए, बंद या अर्धबंद, वहां भी लवणता खुले महासागरों की अपेक्षा अलग मिलेगी। अब यहां लवणता की 4 मुख्य रूप से पेटियां हैं। लैटिट्यूडनल जोन्स ऑफ ओशनिक सैलिनिटी, समुद्री लवणता की 4 मुख्य पेटियां हैं, इसमें दिखाया गया है। पहली पेटी है कम लवणता की भूमध्य रेखीय पेटी। ये पेटी उपोष्ण कटिबंध के बीच पाई जाती है, दोनों और उपोष्ण कटिबंध हैं ये उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ये पेटी दोनों उपोष्ण कटिबंधों के बीच पाई जाती है। इस पेटी में लवणता 35 प्रति हजार से कम है। यहां कम लवणता पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? यहां अक्सर आसमान बादलों से आच्छादित रहता है, वाष्पीकरण कम होता है। दूसरे, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में लगभग प्रतिदिन बारिश होती है, वर्षा होती है, जिसके कारण ताजे जल की आपूर्ति बनी रहती है, जिसके कारण भूमध्य रेखीय पेटी में के समुद्रों में महासागरीय लवणता या समुद्री लवणता कम पाई जाती है। दूसरी है अधिकतम लवणता की उपोष्ण पेटी। ये पेटी लगभग 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है, दोनों गोलार्धों में 20 से 40। ये मोटे मोटे तौर पर बताए गए हैं। जो उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। यानी ये जो विस्तार है उपोष्ण पेटी का, इसमें जो अधिक लवणता का विस्तार है 20 से 40 डिग्री दिखाया गया है। उपोष्ण पेटी को इसलिए कह दिया क्योंकि उपोष्ण क्षेत्र के आसपास ये स्थित है। तो ये पेटी, इसका फैलाव 20 से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों में, यानी दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। अब यहां लवणता 35 प्रति हजार से कम थी भूमध्य रेखीय पेटी में, परंतु यहां लवणता 36 से 37 प्रति हजार है। अधिक लवणता क्यों पाई जाती है? पहले नियंत्रित करने वाले कारकों में भी चर्चा आ चुकी है कि इन पेटियों में उपोष्ण पेटी के आसपास वायुमंडल की ऊपरी परतों से वायु नीचे उतरती है, और जब वायु नीचे उतरती है, नीचे उतरते समय वो गर्म हो जाती है, वो शुष्क हो जाती है, उसमें पानी पीने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण यहां निरंतर अधिक वाष्पीकरण होता है। अधिक वाष्पीकरण जब होगा तो उन क्षेत्रों में, जैसा कि नियंत्रित करने वाले कारकों में पहले बताया जा चुका है, लवणता कम पाई जाएगी। इसके अतिरिक्त यहां
वर्षा नगण्य होती है, यानी वर्षा द्वारा ताजे जल की आपूर्ति नहीं होती। तीसरे, नदियां भी यहाँ समुद्र में कम गिरती हैं, तो इसलिए इन क्षेत्रों में लवणता अधिक पाई जाती है। इसके बाद तीसरी पेटी है कम लवणता की शीतोष्ण पेटी। ये दोनों गोलार्धों में है। 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच ये पेटी है दोनों गोलार्धों में। और यहाँ उत्तरी गोलार्ध में लवणता की मात्रा 30 से 31 प्रति हजार है इस पेटी में। और यहाँ जो लवणता की मात्रा है दक्षिणी गोलार्ध में वो 33 से 34 प्रति हजार है। यानी उत्तरी गोलार्ध की पेटी में, शीतोष्ण पेटी में, और दक्षिणी गोलार्ध की शीतोष्ण पेटी में लवणता में अंतर है। उत्तरी गोलार्ध की शीतोष्ण पेटी में लवणता 30 से 31 प्रति हजार है, जबकि यहां 33 से 34 प्रति हजार है। अब यहां लवणता में इतना अंतर क्यों है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक होने के कारण अनेक नदियां शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में समुद्रों में ताजे जल की आपूर्ति करती रहती हैं, और यहां वर्षा भी तुलनात्मक रूप से अधिक है। और अधिक वर्षा होगी तभी नदियां समुद्र में जाएंगी, समुद्र में ताजे जल की आपूर्ति करेंगी। क्यों? क्योंकि स्थल भाग है, अवरोध आ गया, पवने ऊपर उठी, वर्षा कर दी। तो वर्षा द्वारा नदियों में ताजे जल की आपूर्ति बनी रहती है, और वो ताजा जल जो शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में निरंतर महासागरों में मिलता रहता है, जिसके कारण यहाँ महासागरों में लवणता 30 से 31 प्रति हजार है। 31 प्रति हजार है, यहाँ 33 से 34 प्रति हजार है समुद्री लवणता। और यह लवणता कम पाए जाने का कारण यहाँ अति शीत का होना है, वाष्पीकरण कम होता है, ये मुख्य कारण है यहाँ। आगे न्यूनतम लवणता की ध्रुवीय पेटी, ये ध्रुवीय क्षेत्र में है पेटी। यहां लवणता 31 प्रति हजार से कम है, और लवणता कम पाए जाने का मुख्य कारण यहां पर इन समुद्रों में हिमनद मिलते रहते हैं, हिमनद गिरते रहते हैं, तो हिमनद गिरने के कारण इन समुद्रों में लवणता कम पाई जाती है। दूसरे, यह वाष्पीकरण भी नगण्य है, तो इसलिए इस पेटी में लवणता न्यूनतम है, यानी लवणता बताया मैंने 31 प्रति हजार से कम। ये सारी की सारी चीजें जो मैंने अभी बताई हैं, ये टेक्स्ट में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। फ्यू सेकंड्स के मैं लिए रोक कर चल रहा हूँ, तो आप भी स्लाइड रोक कर इसको पढ़ सकते हैं। ये दूसरा भाग है, सब ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ हाईएस्ट सैलिनिटी, अधिकतम लवणता पाई जाती है इसमें। तीसरा, ये जो टेम्परेट बेल्ट ऑफ लो सैलिनिटी, कम लवणता का शीतोष्ण क्षेत्र या शीतोष्ण कटिबंध। और इससे आगे है पोलर बेल्ट ऑफ लोवेस्ट सैलिनिटी, न्यूनतम लवणता की शीतोष्ण पेटी। ये लवणता का वितरण, अक्षांशीय वितरण। इसके अलावा थोड़ा सा वितरण अलग भी हम पढ़ लेते हैं। जैसा कि आरंभ में मैंने बताया था कि जो बंद समुद्र हैं या अर्धबंद समुद्र हैं, उनमें लवणता खुले समुद्रों की तुलना में काफी अलग पाई जाती है। वास्तव में चाहे वो अर्धबंद समुद्र हो, एनक्लोज्ड वाटर बॉडीज हो, अर्धबंद समुद्र या झीलें कह लीजिए, या बंद समुद्र या झीलें हों, उनमें लवणता कई कारकों पर निर्भर करती है। जैसे अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, वृष्टि की मात्रा, रेट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की दर, टेम्परेचर, तापमान, प्रेजेंस ऑफ इनफ्लोइंग एंड आउटफ्लोइंग रिवर, यानी उस वाटर बॉडी में, उस झील में, उस समुद्र में जो अर्धबंद है या बंद है, उसमें कितना इनफ्लो होता है पानी का, यानी उसमें कितनी नदियां आकर गिरती हैं और कितनी नदियां उससे निकलती हैं। इन तत्वों पर निर्भर करता है अर्धबंद या बंद समुद्रों में समुद्र लवणता का होना। अब हम कुछ जो इंपोर्टेंट 3-4 इंपोर्टेंट एग्जांपल यहां देंगे, 3-4 इंपोर्टेंट जो इनलैंड वाटर बॉडीज, जो बंद समुद्र हैं, उनमें लवणता के बारे में बताएंगे। कैस्पियन सी, इसके उत्तरी भाग में लवणता 14 प्रति हजार है, और
वैसे कैस्पियन सी की अनुमानित जो है 17 से 18 प्रति हजार है। उत्तरी भाग की बात यहाँ कही है, तो उत्तरी भाग में जो लवणता है 14 प्रति हजार है, यानी कम लवणता है, अति अति कम लवणता है। अति कम लवणता का कारण क्या है कैस्पियन सी में? क्योंकि वोल्गा यूराल जैसी नदियां यहां आकर गिरती हैं, बहुत भारी मात्रा में यहां पानी पानी इसमें मिलता रहता है। और कैस्पियन सी वैसे भी ठंडे प्रदेशों में है। अधिक लवणता के भी मैं यहां कुछ एग्जांपल देता हूं, इसको मैं मैप पे भी बता दूंगा। ग्रेट साल्ट लेक यूएसए, लवणता 220 प्रति हजार। लेक वान तुर्की में है 330 प्रति हजार। डेड सी, मृत सागर, ये जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर है, 238 प्रति हजार। इनको मैं मैप पर भी दिखा देता हूं आपको। अब ये देखिए, कैस्पियन सी में मैंने बताया था लवणता काफी कम है। कैस्पियन सी के उत्तरी भागों में 14 प्रति हजार बताया था मैंने, क्योंकि यहां पर ये वोल्गा नदी इसमें गिर रही है, बहुत भारी मात्रा में पानी वोल्गा नदी का, ये यूराल नदी का पानी ये उत्तरी कैस्पियन सी में मिल रहा है, तो उत्तरी कैस्पियन सी में लवणता 14 प्रति हजार है। दूसरे में एग्जाम्पल यहां मैंने बताया था कि जो आपका साल्ट लेक है, साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक, लवणता 220 प्रति हजार था, मेरे ख्याल 220 प्रति हजार था ना, 220, हाँ 220 प्रति हजार। तो 220 प्रति हजार जो महासागरीय लवणता, ये जो समुद्री ये जो लवणता है यहाँ पाई जाती है, ये उटाह प्रोविंस है यूएसए का, उटाह प्रोविंस, ये है साल्ट लेक सिटी, ये ग्रेट साल्ट लेक, ये है ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में, उटाह राज्य में। तो यहाँ पर लवणता 220 प्रति हजार है। इसी प्रकार अच्छा, ये लवणता इतनी अधिक लवणता क्यों है? ग्रेट साल्ट लेक हो चाहे लेक वान हो जिसमें 330 प्रति हजार है, और चाहे वो फिर तीसरा मैंने बताया था डेड सी में 238 प्रति हजार है। इनमें महासागरीय इनके जल में लवणता अधिक पाए जाने का कारण ये है, एक तो लैंड लॉक्ड है ये, दूसरा ये लगभग उपोषण कटिबंध में है सारे के सारे, और उपोषण कटिबंध में जैसा कि आपको बताया था कि वायु शुष्क होती है, वाष्पीकरण होता रहता है निरंतर। इसी प्रकार यहाँ ये तुर्की में है लेक वान, ये है यहाँ ये लेक वान है, यहाँ पर ये दिखाई गई है जहां जहां मैं ये घुमा रहा हूं, ये लेक वान है, 330 प्रति हजार है लेक वान। ये तुर्की देश है, यहाँ तुर्की, ये है तुर्की देश है। तुर्की देश में के बिल्कुल पूर्वी हिस्से में लेक वान स्थित है। तो लेक वान और इसकी लोकेशन भी उपोषण कटिबंध में है, और इसी प्रकार उपोषण कटिबंध के सराउंडिंग में के आसपास ही है इसकी, और इसी प्रकार ये भी क्षेत्र उपोषण कटिबंध का क्षेत्र है। डेड सी, ये जॉर्डन देश है, और ये जॉर्डन देश के साथ ये यहाँ इजराइल है, ये यहाँ ये डेड सी है जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर। यहाँ पर सागरीय लवणता यहाँ इनके जल की लवणता 238 प्रति हजार है, और यहाँ तुर्की में लेक वान में 330 प्रति हजार थी। उपोषण कटिबंध के क्षेत्र हैं ये, जहां पर जिसके कारण यहाँ लवणता अधिक पाई जाती है। आगे है अर्धबंध समुद्रों में। अर्धबंध समुद्र हैं वे समुद्र हैं जो पूर्णतः स्थल से आवृत नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिस्सा, चाहे वो पतला सा संकरा सा हिस्सा हो, वो खुले समुद्र से मिला है, उनको कहते हैं पार्शली इनक्लोज सीज और लेक्स। ऐसे समुद्र जो आंशिक रूप से स्थल से घिरे हों, आंशिक रूप से स्थल से घिरे समुद्रों में। जो आंशिक रूप से घिरे समुद्र हैं, खुले समुद्रों की अपेक्षा वहां लवणता में अंतर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? कारण मैंने बताया था, अभी पीछे कई कारण बताए थे, वही कारण यहां पर लागू होते हैं।
यहां भी हम कुछ अर्धबंद समुद्रों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रोम सागर या भूमध्य रेखीय सागर भी जिसको हम बोल देते हैं, यहां लवणता 36 से 39 प्रति हजार है। जिब्राल्टर स्ट्रेट पर, जिब्राल्टर जलडमरू में, जलडमरू मध्य में 36 प्रति हजार, और इजिप्ट के पास 39 प्रति हजार। क्यों है इतनी अधिक लवणता? अर्धबंद है ये, दो नौ और स्थल से आवृत है, घिरा हुआ है, और ये भाग है उपोष्ण क्षेत्र में है, यहां पर वाष्पीकरण अधिक होता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन सी, लवणता 36 प्रति हजार है। पीछे ये एग्जांपल आ चुका है। क्यों है यहां? क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको में पूर्व की तरफ से चलने वाली व्यापारिक पवनें जब समुद्र के ऊपर से चलती हैं, अटलांटिक महासागर के पूर्वी हिस्सों से पश्चिमी हिस्सों में, यानी मैक्सिको और कैरिबियन सी के आसपास लगातार पानी जमा करती रहती हैं, जिसके कारण यहां पानी की लवणता अधिक है। ब्लैक सी में जो लवणता है 17 से 18 प्रति हजार है औसत। क्यों? क्योंकि यहाँ डैन्यूब, नीपर और नीस्टर नदियां इसमें गिरती रहती हैं, ताजा जल की आपूर्ति बनी रहती है। इसी प्रकार जो ब्लैक सी है, सॉरी बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी में लवणता 2 से 11 प्रति हजार है। 2 प्रति हजार बोथानिया की खाड़ी में है, बोथानिया की खाड़ी के तटों के आसपास 2 प्रति हजार है, और 11 जो जो शेष जो बोथानिया खाड़ी के दक्षिण में बाल्टिक सी है, वहां 11 प्रति हजार है। क्यों? यहाँ ओडर और विस्टुला आदि नदियां लगातार पानी जमा करती रहती हैं। दूसरा, ये उच्च अक्षांशों में स्थित है बाल्टिक सी, 55 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच, जिसके कारण यहाँ पर लवणता कम पाई जाती है। अभी मैं दिखा भी देता हूं इसको। पहले भूमध्य मेडिटेरेनियन सी है, ये देखिए, जो अफ्रीका महाद्वीप है, ऊपर ये यूरोप महाद्वीप है। अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के जो मध्य में, यहाँ देखिए, ये बिल्कुल शंकरा सा, जिसको जलडमरू मध्य कहा था, जिब्राल्टर स्टेट कहा था, ये जिब्राल्टर स्टेट, यहाँ 36 प्रति हजार महासागर ये लवणता। इसके अलावा यहाँ इजिप्ट देश है, इजिप्ट देश के पास लवणता 39 प्रति हजार। यहाँ जिब्राल्टर में 36 प्रति हजार क्यों है? इसके कारण है, यहाँ जिब्राल्टर स्टेट खुले समुद्र के पास स्थित है, और यहाँ इजिप्ट में 39 प्रति हजार है। मेडिटेरेनियन सी में लवणता कम अधिक क्यों है? क्योंकि ये जो क्षेत्र है उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, उपोष्ण कटिबंध के आसपास स्थित है, वाष्पीकरण यहाँ अधिक होता है, जिसके कारण लवणता यहाँ पर अधिक पाई जाती है। दूसरा, अगले मैप में मैं देखता हूं किसमें साफ है। दूसरा, बाल्टिक सी में लवणता कम बताई है। बाल्टिक सी, यहाँ ये बाल्टिक सी के ऊपर बोथानिया खाड़ी है, बोथानिया खाड़ी, यहाँ भी लवणता कम है। बोथानिया खाड़ी में लवणता कम है, क्यों? स्कैंडिनेवियन कंट्री से यहाँ लगातार नदियां गिरती रहती हैं, इसमें लवणता कम पाई जाती है। इसी प्रकार जो आपका एक और था ब्लैक सी, यहां पर भी ये देखिए, लवणता इस महासागर में भी कम पाई जाती है। डैन्यूब, नीपर, नीस्टर आदि नदियां पहले ही बताया जा चुका है, उसमें गिरती रहती है। कारक बताए, सब भी बताया जा चुका है इस बारे में शायद। ब्लैक सी में लवणता 17 से 18 प्रति हजार, बाल्टिक सी में 2 से 11 प्रति हजार, और जो आपका नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी में लवणता, इसका पिछले पृष्ठों पर लिखा है, नॉर्थ सी में लवणता इस अक्षांश पर जो समुद्र हैं, अर्धबंद समुद्र हैं, उनकी तुलना में अधिक है। यहां नॉर्थ सी का लिखा है, इससे पहले पेज पर है, ये दूसरी जगह लिखा गया है ये, इसलिए पार्शली इनक्लोज लिखा है, इसमें गलती से लिखा गया इस पेज पर।
तो नॉर्थ सी जो कि 50 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है, वहां पर अधिक लवणता पाई जाती है। किसकी तुलना में? अन्य समुद्रों की तुलना में, अन्य अर्धबंध समुद्रों की तुलना में जो इन अक्षांशों पर स्थित है। अन्य अर्धबंध समुद्र जो 50 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं, उनकी तुलना में उत्तरी सागर में लवणता अधिक पाई जाती है। अधिक लवणता पाए जाने का कारण क्या है, ये मैं मानचित्र के माध्यम से स्पष्ट कर देता हूं। ये यहां है उत्तरी सागर, ये इधर से बंद है, इधर से बंद है, देखिए ये उत्तरी सागर है, ये इधर से खुला है। उत्तरी सागर में अधिक लवणता पाए जाने का कारण यह है, यहां से जब पछुआ पवनें चलती हैं, यानी उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट कह लीजिए, जब उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट चलता है, पूर्वी क्षेत्रों से लवणीय पानी लाकर समुद्रों के पश्चिमी क्षेत्रों से, सॉरी, समुद्रों के पश्चिमी क्षेत्रों से लवणीय पानी लाकर पूर्वी क्षेत्रों में जमा करता रहता है। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कुछ पानी उत्तरी सागर में भी चला जाता है, तो इसके कारण यहाँ पर लवणता अधिक पाई जाती है अन्य महासागरों, अन्य अर्धबंध समुद्रों की तुलना में जो इसी अक्षांश पर स्थित है। तो ये था आपका टॉपिक, महासागरीय जल की लवणता। और विद्यार्थी बार बार मानचित्र देखने का अभ्यास करें, पढ़ें, मानचित्र देखें बार बार में, और इनको लेक्चर को जितना अधिक देखेंगे, जितना अधिक सुनने का प्रयास करेंगे, उतना ही आप लोगों को अधिक लाभ होगा। ध्यान से सुने। अगर एक बार में पूरा का पूरा लेक्चर आप नहीं सुन पाते, तो आप आधा एक बार सुन लें, आधा एक बार सुन लें, परंतु सुने जरूर, बिना सुने काम नहीं चलेगा।